हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो सिलेबस में हमारा सेकंड चैप्टर जो दिया था, उसमें दिया था परिवार और बहुविवाह या विवाह के बारे में दिया था। तो पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वह विवाह के बारे में बताया था, और अब दूसरा जो वीडियो बना रहे हैं उसमें परिवार के बारे में बताएंगे कि परिवार कैसा होता है, परिवार की क्या विशेषताएँ होती हैं, परिवार क्या क्या संरचनात्मक जो व्यवस्था होती है वह कैसी होती है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जनरली आप देख रहे होंगे जो विवाह की जो संक्षिप्त जो परिभाषा दी है, तो आपको लास्ट में दिखाई देगा। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट जो अलग बुक थी उसमें एक बताया गया था कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें दिया गया संयुक्त परिवार वह है जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 अथवा अधिक से सदस्य एक दूसरे संपत्ति, आय, परस्पर अधिकार तथा कर्तव्यों से बंधे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक संयुक्त परिवार की डिफिनीशन होती है। अब हम बताएंगे परिवार क्या होता है। चलिए देखते हैं परिवार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसा लिखा है, परिवार समाज मानव समाज की पूर्णतः मौलिक सार्वभौमिक इकाई है। कहने का मतलब जो परिवार होता है एक समाज की इकाई होती है, क्योंकि जब समाज हमारा जो मिला होता है, समाज में रहने वाले लोग होते हैं, समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं, मान लो एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो परिवार के 5 सदस्य से हमारा समाज बनेगा। हमारे समाज से ही हमारा गांव या ग्राम या समाज जो भी बनता है हमारी छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब एक परिवार की छोटी इकाई क्या है, एक मनुष्य होता है। ठीक है, एक समाज की जो इकाई हुई एक परिवार हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया कि पूर्णतः मौलिक सार्वभौमिक इकाई है। यह एक प्राथमिक समूह है। रॉल्फ लिटन ने कहा था कि माता पिता और बच्चों को प्रचिंतृत्व किसी अन्य मानव संबंधों की अपेक्षा आधिकारिक उतार चढ़ावों के बावजूद विद्यमान रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, रॉल्फ लिटन ने कहा था कि मतलब जो माता पिता और बच्चे होते हैं उत्तृत्व किसी अन्य मानव संबंधों की अपेक्षा अधिकतर उतार चढ़ावों के बावजूद विद्यमान रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ऐसा कुछ था, और यहाँ समस्त अन्य संरचनाओं तथा आधार के स्तंभ है। मनुष्य की आवश्यकताओं के 2 प्रमुख भागों में बांटा सकता है। प्रथम जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता थी जो उसके जीवन यापन के लिए प्रमुख है, मतलब कहने का मतलब है कि जो मानव जीवन था वो 2 स्टेजों में विभाजित था। एक प्रथम था, एक द्वितीय था। प्रथम में यह था कि मतलब मानव अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सुख सुविधाएं उसको चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड हमारा था, द्वितीय था, हो सकता है जिनमें उसके जीवन के लिए प्रमुख तो नहीं परंतु वह अपना महत्व रखती हैं। परिवार ऐसी चीज़ों से था कि मतलब उनके जीवन यापन के रिलेटेड नहीं थी, परंतु उनको मायने रखती थी उनके जीवन में कि ऐसी कौन सी विशेषताएं, ऐसी कौन सी उनको आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इसलिए मानव समाज में परिवार की स्थिति केंद्रीय होती है। सभी समाजों में परिवार की भांति नातेदारी एवं विवाह समाज जीवन के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो समाज होगा तो वहाँ पे विवाह जो होता है एक सामाजिक जीवन के लिए आधारभूत स्तंभ होता है। अगर विवाह नहीं होगा तो हमारा जो प्रजाति है या हमारा जो कुल है आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज जो होगा तो अग्रसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो समाज नहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो परिवार की जो एक समाज की संरचनात्मक इकाई होती है परिवार होता है, और परिवार में जो सामाजिक जीवन के लिए आधारभूत स्तंभ माना जाता है वो विवाह माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये परिवार की कुछ जो शर्तें कंडीशन थी जो होती हैं वो हमने बताया। अब देखेंगे परिवार क्या होता है। फैमिली के बारे में देखेंगे, फैमिली क्या होती है। समूह या सदस्यों के संदर्भ में परिवार एक सीमित है। ठीक है, कहने का मतलब परिवार एक सीमित होता है। परिवार को जब नियमों या कार्य पद्धतियों के संदर्भ में देखा जाता है तो एक संस्था है। परिवार को चाहे सीमित के दृष्टिकोण से देखें या संस्था के आधार पर, इस तथ्य पर 2 मत नहीं हो सकते हैं। परिवार समाज के महत्वपूर्ण मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। कहने का मतलब है जो परिवार है वो हमारी महत्वपूर्ण मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है, वो भी समाज की है। परंतु सभी समाजों में परिवार एक रूप प्रचलित नहीं है। उदाहरण पश्चिमी समाजों में एकाकी परिवार, दाम्पत्य परिवार की प्रधानता है। कहने का मतलब जो पश्चिमी समाज हैं वहाँ पर एकाकी और दाम्पत्य परिवार की जो प्रधानता है। ठीक है, कहने का मतलब है वहाँ पे एकल परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, मम्मी पापा और भाई बहन, इतना ही होता है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार यह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक या 3 पीढ़ी तक जो होते हैं एक साथ रहते हैं। कहना मतलब बोलते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली का ये मतलब होता है कि 3 पीढ़ियाँ उसमें संयुक्त होती हैं। 3 पीढ़ियाँ होते हैं, हमारे पापा हो गए, पापा के पापा यानी हमारे बाबा हो गए, बाबा के पापा यानी हमारे दादा परदादा तक सीमित होता है। तो ये हमारा संयुक्त परिवार हो गया। और एकल परिवार ये होता है कि वहाँ पर मतलब कहने के वहाँ पर हमारे पापा मम्मी और भाई बहन हो, ये हमारा एक एकाकी परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि ये एकाकी परिवार के बारे में बताया गया है। इस जो सामाजिकरण परिवार के इसी कारण चार्ल्स बुले ने परिवार को एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना है। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक समूह है चार्ल्स, ये आप याद रखिए कि जो चार्ल्स कोले हमने बताया था, और यहाँ ऊपर मैंने बताया था
कि जो ड्राफ्ट रिटर्न है इनके अनुसार क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इस परिवार और विवाह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं, बस 15 या 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, और उस पर अगर आप कर ले जाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसलिए हम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे इसी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या परिवार का अर्थ क्या होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी परिवार शब्द का आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द से बना है। कहने मतलब जो हमारा परिवार है, जो अंग्रेजी का शब्द है फैमिली, उससे बना है। या लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। जो हमारा लैटिन शब्द होता है, अंग्रेजी दूसरा हो गया, ठीक है, आंग्ल भाषा हमारी दूसरी होगी, फैमिली होगी, और लैटिन जो भाषा है हमारी फैमुलस है। फैमुलस का लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य तथा माता पिता संतान यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम इत्यादि आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है फैमुलस, जो लैटिन भाषा में फैमुलस का अर्थ है, उसमें हमारे माता पिता भाई बहन और नौकर या गुलाम तक सीमित होता है। कहने का मतलब उसमें नौकर और गुलाम भी इंक्लूड होगा, वो हमारी फैमिली कहलाती है, ठीक है। जैविक दृष्टि से परिवार वह समूह जिसमें स्त्री पुरुष को पति और पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापना एवं प्रजनन संतान उत्पत्ति एवं समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो पति पत्नी हो तो यौन संबंध बनाते हैं और अपनी बच्चे या बच्चे पुत्र या पुत्रिया उत्पन्न या पैदा करने का अधिकार होता है, ठीक है। और उस समाज उनको स्वीकृति देता है, ठीक है। फिर हमारा दृष्टि के परिवार से स्त्री पुरुष का ऐसा समूह कहा जाता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लिंग की व्यवस्था से निर्मित होता है। इससे एक सदस्य आयु लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक घर के रूप में पहचान देते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो जो परिवार होता है उसमें एक पुरुष होगा और उसका विवाह होगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, दाम्पत्य है, और उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होती तो वो गोद लेते हैं। जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो बच्चा माना जाएगा और उस फैमिली के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी फैमिली के अंतर्गत आएगा, तो एक परिवार का हिस्सा है। तो आप क्या आप इस पैराग्राफ से क्या समझे कि जो परिवार का अर्थ है वो जो परिवार का आंग्ल भाषा में जो बना है वो फैमिली वर्ड से बना है, और जो हमारा लैटिन शब्द है और फैमलस से बना है। फैमलस से मतलब है कि ऐसा समूह जिसमें माता पिता भाई बहन पुत्र, ठीक है, और यहाँ तक गुलाम और नौकर इंक्लूड होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एक परिवार बोलते हैं। तो फैमलस का अर्थ ये हो गया, ठीक है। और बोला गया था ये कि अगर हम किसी पुत्र को गोद लेते हैं तो भी वो फैमिली के अंदर अंतर्गत इंक्लूड होगा, ठीक है, वो बाहर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है फैमिली में गोद लिया हुआ बच्चा भी आएगा तो परिवार का हिस्सा रहेगा, ठीक है। और जो फैमिली माता पिता जो हमारे रहेंगे वो जीवन निर्वाह करने के लिए घर में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समूह को जो पहचान दिया जाता है, जिस निवास को पहचान दिया जाता है, उसे घर बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है परिवार की विशेषताएं। अब देखिए परिवार की क्या विशेषताएं होती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस परिवार में, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया परिवार की एक संक्षिप्त है स्पष्ट समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। कुछ विद्वानों ने परिवार को एक समूह के रूप में, कुछ ने एक सीमित के रूप में, कुछ ने एक संस्था के रूप में, और तथा कुछ ने अन्य विचारकों में इसे सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों के परिवार के निम्नलिखित, यहाँ पर विभिन्न जो विद्वान थे, विभिन्न प्रकार के जो राइटर थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर, उन्होंने बताया है कि वो अपने अनुसार एक परिवार की भाषा को बताया है। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे बार्गेस एंड लॉक के अनुसार। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि परिवार व्यक्तियों का एक समूह है। जो परिवार हमारा है वो व्यक्तियों का समूह है, उसमें एक या दो या तीन व्यक्ति या पुरुष या महिला या बच्चे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। विवाह रक्त गोद लिए संबंधों से जुड़े होते हैं जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति पत्नी माता पिता पुत्र भाई बहन के रूप में अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हुए एक दूसरे अंतर संचार अंतःक्रिया करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि परिवार एक व्यक्तियों का समूह होता है जहाँ पर आप विवाह करेंगे। अगर आपका विवाह के बाद बच्चा नहीं होता तो आप गोद लिया बच्चा जो आपके संबंधों से जुड़ा होगा, ठीक है, और गृहस्थी जीवन का निर्माण करते हैं। जो पति पत्नी होते हैं जिसमें माता पिता होता है, पुत्र पुत्री तथा भाई बहन के रूप में अपना सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, ठीक है। और जो सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, कहने मतलब समाज में संस्कृति हो और उसका निर्माण करते हैं। ये जो डिफिनीशन दी गई थी ये बार्गेस एंड लॉक के अनुसार दी गई थी। तो आपको एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है कि मतलब कि आपको डिफिनीशन दी गई होगी और वहाँ बोला होगा कि ये जो स्टेटमेंट था किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट अगर दिया होगा तो वहाँ पे आपको आंसर में टिक लगाना है कि बार्गेस एंड लॉक के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऐसी डिफिनीशन दी थी, ठीक है। यहाँ पे है ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार। इन्होंने क्या बताया, परिवार पति और पत्नी की संतान रहित संतान सहित केवल पुरुष स्त्री के बच्चों के सहित कम अथवा अधिक स्थायी
समित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया था कि परिवार और पत्नी पत्नी का संतान रहित हैं। अगर वो संतान नहीं है तो केवल पुरुष या स्त्री बच्चों सहित कम या स्थायी या सीमित है। कहने मतलब अगर बच्चा पति पत्नी अपना दाम्पत्य जीवन में है और उनको बच्चा नहीं हुआ है, उनको मतलब कोई पुत्र की प्राप्त नहीं होती, तो वहाँ पे भी एक दाम्पत्य जीवन को भी परिवार माना जाएगा। ठीक, वो अधिक अस्थायी या सीमित है, ये किससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक परिवार माना जाएगा। ठीक, तो आगबर्न एंड निमकाप के अनुसार ये डिफिनीशन दी गई थी। ठीक, हमारा मैका इवर एंड पेज के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि परिवार पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन, बच्चों के जन्म तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। इन्होंने बताया था कि जो परिवार जो होता है टिकाऊ यौन संबंधों को परिभाषित करता है। ठीक है, जो बच्चों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने मतलब इन्होंने बताया था कि जो परिवार एक निश्चित टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित होता है, जिसमें बच्चों के जन्म मतलब बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के लालन पालन पोषण और उसका फ्यूचर बनाना, उसको पढ़ाई करवाना, जो भी जिम्मेदारी होती है, व्यवस्था करने की क्षमता होती है, उसे हम फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। ये जो डिफिनीशन दी थी और मैकावर एंड पेज ने दी थी। हमारा जो नेक्स्ट है वो दिया था एलियट एंड मैरल ने। इन्होंने क्या बताया था कि परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों के में एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक संस्था भी है और समाज द्वारा मान्य एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। कहने मतलब परिवार ऐसा एक संगठन है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसे कहने का मतलब है अगर आपको आवश्यकता है, घर में आपको फीस भरने की आवश्यकता है, तो आप मम्मी पापा से बोलेंगे कि हाँ हमको फीस चाहिए, तो आपकी जो आवश्यकता है कि उसकी पूरी करेंगी। तो ये आवश्यकता जो हमारी पूरी होगी संयुक्त परिवार से पूरी होगी। आपके मम्मी पापा आपको आवश्यक नेसेसरी जो सामान है वो उपलब्ध कराएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। तो ऐसा कहने का मतलब आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करेंगे एज आ मम्मी पापा आपके परिवार वाले। ठीक है, तो ये इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ये कुछ खास नहीं है, इसमें मैं बताता था ये कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक, ये हमने रोक दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे परिवार की निम्न विशेषताएं। इसमें एक पढ़ेंगे सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, और उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, और के बाद जो पार्ट है और विशेष प्रकार की जो हमारी विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहली जो विशेषता है वो सार्वभौमिकता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, परिवार एक ऐसा समूह जो सभी सामाजिक एवं सभी युगों में पाया जाता है। कहने मतलब परिवार एक ऐसा समूह जो सभी समाजों एवं युगों में पाया जाता है, सभी टाइम पाया जाएगा। ऐसा नहीं समाज में कि परिवार नहीं है। अगर परिवार नहीं होगा, समाज में रहने वाले लोग नहीं होंगे, तो समाज नहीं कहलाएगा। ठीक, वो जंगल हो जाएगा। अब जंगल में कोई आदमी तो रहता नहीं, तो वहाँ पे समूह नहीं होगा, वहाँ पे परिवार नहीं होगा, तो वो समाज नहीं, वह जंगल कहलाएगा। ठीक है, फिर कहा समाज चाहे सभ्य हो चाहे आदिम हो, परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। मॉर्डफ के ने पूरे विश्व में 250 जनजातियों के समाजों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष करती है कि परिवार विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, फिर वही कह रहा है अगर परिवार में कोई खूंखार है, आपके समाज में कोई ऐसा है गुंडा बदमाश रह रहा है, उसकी फैमिली है, तो उसका ऐसा नहीं कि वो परिवार नहीं माना जाएगा। वो खूंखार है, आदिम है, या किसी भी आवश्यक रूप से वो मतलब गुंडा है, बदमाश है, कुछ भी है, लेकिन वो समाज का हिस्सा है और परिवार का हिस्सा है, तो ये परिवार माना जाएगा। ठीक है, मर्डाफ ने बोला था कि विश्व में उन्होंने 250 जनजातियों के समाजों का अध्ययन किया और कहा का जो परिवार है एक सामाजिक विश्वव्यापी व्यवस्था है। कहने मतलब है परिवार एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक, जब तक परिवार होगा तब तक समाज होगा, परिवार होगा तभी समाज होगा। एक जो समाज होगा उसमें परिवार का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, जो परिवार है एक समाज का हिस्सा है, समाज की इकाई है। ये इतना याद रखिए। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि परिवार जो हो समाज के क्या है, इकाई है ना, तो आप ये क्वेश्चन ऑप्शन में हो सकता है कि वहाँ पे क्या इकाई है, क्या जो भी हो, लेकिन एक परिवार जो है समाज की इकाई होता है। ठीक है, यूनिट होता है, एक समाज की इकाई होता है। फिर अपना हमारा सेकंड देखें विवाह संबंध। परिवार का उद्भव स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होता है, अतः परिवार के निर्माण था प्रथम आधार है। पर्णराप ने विवाह द्वारा यौन व्यवहार पर नियंत्रण एवं प्रजनन को परिवार का मौलिक कर्तव्य माना है। कहने मतलब परिवार का जो निर्माण होता है वो विवाह संबंध से होता है। अगर स्त्री का पुरुष से नहीं होगा तो उसका वंशज आगे नहीं चल पाएगा, उसका कुल नहीं बढ़ेगा और परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तक सीमित रहेगा। उसके जहाँ दंपति की शादी होगी पुरुष या स्त्री की, तो वो परिवार वहाँ तक सीमित होगा। और उसके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, उसके आगे फैमिली बढ़ती रही तो परिवार वहीं तक खत्म हो जाएगा, उसकी आगे पीढ़ी बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो उनके कहने मतलब है कि नियंत्रण और प्रजनन भी परिवार का हिस्सा माना गया है। अगर आप प्रजनन नहीं करेंगे तो आपका कुल नहीं बढ़ेगा, जब कुल नहीं बढ़ेगा तो आपका परिवार नहीं बढ़ेगा, जब परिवार नहीं बढ़ेगा तो आपका कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि परिवार का प्रजनन भी एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विभिन्न स्वरूप। परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में संभव या विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। मैंने एक
इसके पहले जो पार्ट 2 था वीडियो का, उन्होंने बताया था कि एक विवाह क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है, समूह विवाह क्या होता है, बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह क्या होता है। मैंने चारों टाइप के विवाह के बारे में बताया था। अगर पहले आप वीडियो नहीं देखें तो छोटा सा वीडियो है, 15 या 20 मिनट का वीडियो है, तो आप उसमें देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक विवाह क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है, और बहुपत्नी विवाह क्या होता है, और बहुपति विवाह क्या होता है। आप वो पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे क्या होता है। तो आप देख लीजिएगा, वो हमारे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, पार्ट 2 नाम से है, ठीक है। तो आप देख लेंगे। उसके बाद अगर नहीं करें, क्योंकि आप सिलेबस में विवाह नाम का भी एक चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वंश नाम। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं वंश नाम या नामावली की व्यवस्था। प्रत्येक परिवार में वंश नाम की व्यवस्था पाई जाती है। वंश नाम मातृवंश या पितृवंश हो सकता है। कहने मतलब है, आप अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। अगर सेम नाम होंगे तो आप एक लोग को, अगर मान लो किसी का नाम राहुल है तो आप उसको बुलाएंगे तो राहुल, अगर 10 के नाम राहुल हैं तो कोई भी राहुल चला आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग नाम इसलिए रखे जाते हैं परिवार में कि आप एक का नाम राहुल रख दिए, एक के नाम राम, एक के नाम श्याम या कृष्णा रख दिए, कुछ भी नाम रख दिए, मोहन, सोहन, ठीक है, कुछ भी रख दिए नाम, तो आप इंक्लूड पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आदमी का नाम बुलाएंगे तो वही आएगा, ठीक है। राधा, सीमा, कुछ भी नाम रख दिए तो आप पर्टिकुलर उस बंदे का नाम अगर बुलाएंगे तो वही आएगा। अगर परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों का नाम एक सेम है, तो आप अगर किसी को राहुल का, मान लो परिवार में 10 लोग हैं और 10 का नाम आपने राहुल रख दिया, तो आपने किसी को बाहर से आवाज़ लगाई, घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई कि राहुल यहाँ हो, तो 10 लोग बाहर आ जाएंगे ना। तो वहाँ पर आपको अलग अलग नाम रखना होता है, ठीक है। इसलिए अलग अलग नाम रखे जाते हैं। लिखा पढ़ी में भी आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा कि आप ऐसा कहा गया कि इसमें मात पितात्मक या जो अब यहाँ पे लिखा गया है मातृवंश या पितृवंश, कहने मतलब माता के अनुसार रखा जा सकता है या पिता के अनुसार रखा जा सकता है, ठीक है। अगर नाम चेंज होंगे तो सही रहेगा, अगर सेम हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। फिर है हमारा सामान्य निवास। सामान्यतः परिवार का निश्चित निवास अथवा घर होता है, अर्थात परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। कहने का मतलब है, एक परिवार जो होता है एक निश्चित स्थान होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे रहता है। जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे रहता है उस एरिया को हम घर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले जो घुमंती जीवन था, ठीक है, आदि मानव वाला, वो जंगलों में रहते थे, उनका कोई निवास स्थान नहीं था। लेकिन हम लोग का जो परिवार का एक निश्चित स्थान है, जिस स्थान पे हम रहते हैं उसको घर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे परिवार का निश्चित स्थान होता है जिसे हम घर बोलते हैं। फिर हमारा है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थित। इसमें क्या बोला कि समाज में संरचना परिवार पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि परिवार के ही नए सदस्यों के जन्म उन्हें समाज के अनुसार सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव किस सीमा तक समाज के ढंग कारण अपनाएगा यह परिवार पर भी निर्भर करता है। कहने मतलब समाज में जब आदमी किस हिसाब से रहता है, कोई गुंडा मवाली है तो उसका मतलब उसका असर उसके फैमिली पर पड़ता है कि हाँ फलाने का लड़का जो है गुंडा है, बदमाश है, या उनका लड़का है तो उसका नेचर सही नहीं है, तो इसका फ़र्क भी फैमिली पे पड़ता है। तो आप उस हिसाब से अपने, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके जो पापा होंगे आपके नाम से जानेंगे कि राहुल का पापा है, ये जा रहा है, ऐसा मतलब मार्केट में अगर तुम्हारे आपके पापा जा रहे हैं तो बोला जाएगा कि हाँ आपके पापा जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये कभी गर्व फील करवाइए, अपना आपको इतना ऊंचा बना लीजिए कि आपके जो पापा हैं आपके नाम से जाना जाए। ऐसा नहीं कि आप पापा के नाम से जाना कि हाँ ये उनका लड़का है, ठीक है। ऐसा आपका नेचर होना चाहिए। फिर है हमारा जो आपकी जो परिवार की विशेष विशेषताएं हैं, जो डिस्टिंक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बताएंगे, जो विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, भावात्मक आधार। पहला है परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बंधे होते हैं। संबंध भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पत्नी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। किसी कारण स्वास्थ्य को प्रसार नहीं मिलता। सभी सदस्यों के सामान्य परिवार सुख समृद्धता शक्ति का अच्छे रहता है। निस्वार्थ स्नेह प्रेम वात्सल्य केवल परिवार पर। कहने का मतलब है जो परिवार में सभी लोग होते हैं एक साथ एक दूसरे से प्रेम भाव से बंधे होते हैं, ठीक है। कोई किसी से घृणा नहीं करता है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन है, पत्नी पत्नी हो, पुत्र पुत्री हो, कुछ भी हो, वो एक दूसरे से निस्वार्थ बंधे होते हैं, ठीक है। इसमें सभी सदस्यों को पारिवारिक सुख समृद्धि पाने की लक्ष्य रहता है। क्या मतलब कहने कि परिवार का एक मोटो होता है कि हम परिवार फैमिली को ऐसे बढ़ाएं, परिवार में फैमिली को कैसे बढ़ाएं, परिवार में कैसे पैसा आए, कैसे हमारा घर चले। तो ये अच्छी समृद्धि पाने का एक लक्ष्य होता है परिवार का। ऐसा नहीं परिवार में 10 लोग हैं तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मोटो ही नहीं है। जब परिवार का मोटो नहीं होगा तो परिवार विघटित हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली नहीं रहेगी तो परिवार नहीं कहलाएगा, ठीक है। सब अलग अलग हो जाएंगे। आजकल देखो अब आज के ज़माने में कहाँ परिवार संयुक्त, तो कहाँ जॉइंट फैमिली होती है, सब अलग अलग ही रहते हैं। जहाँ शादी हुई वहाँ से इधर सब उधर हो गए। तो कहने का मतलब जब परिवार में 10 लोग होंगे तो उनका मोटिव रहता है कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े, कैसे समृद्धि हो। तो कुल मिला के जब इस परिवार का ही मोटो भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक प्रभाव। कोहली ने, ये आप याद रखिएगा कि कौन से राइटर ने कौन सी परिभाषा दी। तो यहाँ पर ये कोहली राइटर हैं, उन्होंने क्या बताया था, परिवार को प्राथमिक समूह कहा है क्योंकि मानव तथा जन्म विकास के परिवार में होता है। परिवार के द्वारा मानव चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार के ढंग
आदि का निर्माण होता है। परिवार का लक्ष्य सभी सदस्यों का समान लाभ पहुंचाना है। व्यक्ति के विकास में अपना निर्माणात्मक प्रभाव डालते हैं। समाज के विचारों, विश्वासों तथा मूल्यों का विकास बच्चों में करता है। कहने का मतलब परिवार के जो लोग होते हैं आज का उसमें जो समूह कहा गया, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है परिवार में होता है। परिवार का जो मानव चरित्र व्यक्तित्व सामाजिक ढंग से आज का निर्माण करते हैं। परिवार का जो लक्ष्य होता है सभी को समान लाभ पहुंचाना। इनको कोहले ने बताया था कि जो परिवार में होता है, जो उसमें ऐसा होता है कि सभी सदस्यों को समान लाभ पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में 4 पुत्र हैं तो एक पुत्र को कम मानिए, बाकी 4 पुत्र को ज़्यादा मानिए, तो ऐसा नहीं है। उसमें समान परिवार तभी विघटित नहीं होगा। अगर ऐसा आप क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है, अवधि मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर वो वर्ड क्या मान लो 4 आपके पुत्र हैं, 4 में से 3 को अच्छे से मानते हैं, 1 को कम नहीं मानते, तो परिवार वो विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप करिए कि चारों को बराबर मानिए, चारों को बराबर लाभ पहुँचाइए। तो कुल ने यह जनरली बताया था कि आप किसी परिवार में अगर 4 फैमिली में 4 लोग हैं तो बराबर को आप सुख सुविधा देने का लक्ष्य रखना चाहिए। कम ज़्यादा किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका जो परिवार है वो विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आपको जो फैमिली हो जॉइंट फैमिली नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है क्या, सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों के उत्तरदायित्व, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सदस्यों का उत्तरदायित्व। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे सदस्यों का उत्तरदायित्व क्या है। यहाँ पे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका निश्चित होती है। परिवार के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, बड़ा त्याग करने नहीं सकते। परिवार का ऐसा स्थान जहाँ व्यक्ति निजी स्वास्थ्य को कोई महत्व नहीं देता। कहने मतलब है जो परिवार में परिवार के सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग के अलग अलग कोई काम करते हैं। कोई मतलब खेत का काम कर रहा है, कोई बिजनेस संभाल रहा है, कोई शॉप संभाल रहा है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है। तो अलग अलग जो सदस्य होते हैं, अलग अलग जो मेंबर होते हैं, अलग अलग काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ सब लोग एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 लोग एक फैमिली में हैं तो 10 लोग का अलग अलग काम हो सकता है या सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें जब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को पाने के लिए अपना त्याग भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर कोई मतलब कहना क्या है, कोई चीज़ पाना है, खरीदना है तो अपना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सीमित आकार। परिवार छोटा हो या बड़ा हो, आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। बोर्गेस लॉक के अनुसार परिवार से सदस्य जन्म, विवाह तथा गोद देने से मिलती है। इसी प्रकार परिवार का आकार छोटा होता है। कहने का मतलब है जो विवाह तथा गोद देने से ही मिलती है। ठीक है, परिवार के सदस्य, कहने का मतलब अगर परिवार में आप तभी होंगे जब परिवार में जन्म हुआ होगा आपका या आप गोद लिए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ आए आप परिवार में शामिल हुए, ऐसा नहीं होगा। आप जब उस परिवार के फैमिली के किसी फैमिली के मेंबर के आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, बेटी, भाई, बहन कुछ भी हैं, और अगर आप गोद लिए हुए हैं तभी उस फैमिली का हिस्सा बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सामाजिक नियमन। क्या है, सामाजिक नियमन। जो क्या है, व्यक्ति साधारणता परिवार के प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, संस्कार आदि का उल्लंघन नहीं करता है। परिवार अपने सदस्यों को समाज के रूप में अनुरूप बनाता है। वह उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे समाज के नियमों को माने तथा मनुष्य के व्यवहार, शिक्षा, धर्म, कर्तव्य आदि उनके सामाजिक तत्वों का ज्ञान परिवार से ही होता है। कहने मतलब मनुष्य को अगर आप ये मान लीजिए अगर आपका नेचर बुरा है तो आपका जो नेचर बुरा इसलिए क्योंकि आपके मम्मी पापा बुरे हो सकते हैं। अगर आपका नेचर अच्छा है तो ये जान लीजिए कि आपके मम्मी पापा अच्छे हैं, क्योंकि अनुशासन ये आदमी को बनाता है। कहने का मतलब अगर आप इनडिसिप्लिन है, कहने का मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, आपके मम्मी पापा आपको डिसिप्लिन नहीं बताएं, नहीं सिखाएं, आप डिसिप्लिन में नहीं रहें तो आप बदमाश हो जाएंगे, गुंडा हो जाएंगे, मवाली हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आपकी जो कुल मिला के आपका जो मतलब रहन सहन का जो नेचर है ये सब टोटल डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे, कि आपका पेरेंट्स आपसे कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से स्मूथली बिहेव करते हैं तो आप स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आपका नेचर जो सही नहीं होगा। तो ये कहने मतलब जो आपका लक्ष्य का बोध करवाते हैं आपके फैमिली से आपके होता है, आपको बाहर से परिवार से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, आपका है स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। परिवार सीमित भी हैं और संस्था भी हैं। सदस्यों के आधार पर परिवार सीमित तथा स्थायी हैं। नियमों का कड़ोल के अनुसार पारिवारिक कहने मतलब जो कभी कभी नियमों करार प्रणाली के रूप में भी जब देखते होंगे पारिवारिक संस्थाई संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे परिवार के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पर परिवार को मुख्यतः 5 प्रमुख आधार पर वर्गीकृत किया गया है और हम बताएंगे इसमें कौन कौन सा है। पहला, अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। पहला जो दिया है अधिकार सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, इसमें जो मात्र सत्तात्मक परिवार, जिस परिवार का नियंत्रण माँ अथवा पत्नी के केंद्रित होता है उसे परिवार को मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। विफाल्ट ने माता के स्थान को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। कहने का मतलब जिस
परिवार का नियंत्रण माता अथवा पत्नी करती है। कहने मतलब जिस परिवार का जो मतलब कहने का काम है कि मेन मोटो है कि जिस परिवार का मुखिया माँ या पत्नी होती है उसे मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो केंद्रित होता है वो माता या पत्नी पे केंद्रित होता है। विफ्राल्ट ने माता के स्थान को अधिक महत्वपूर्ण बताया। ये आप याद रखिए, जो विफ्राल्ट थे ये राइटर थे, इन्होंने माता के स्थान को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैकावर पेज के अनुसार माँ सत्रात्मक परिवार की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? वंश का नाम माता से चलता है, पिता से नहीं। कहने का मतलब जो अगर वंश का जो नाम होगा वो माता से चलेगा, माता जो मुखिया होगी या पत्नी के नाम से चलेगा। सामान्यतः बच्चों का पालन पोषण माता के घर होता है। विवाह के बाद पति पत्नी को निवास स्थान पर रहना पड़ता था, पति पत्नी का स्थान द्वितीयक होता है। कहने का मतलब है अगर बच्चों का जो लालन पालन होता है माता के घर होगा, और विवाह के बाद पत्नी को जो मतलब पत्नी का निवास स्थान रहना पड़ता है, पत्नी के निवास स्थान पर रहना होता है, और पति का स्थान द्वितीयक होता है। कहते हैं कि घर जमाई हो गए। घर जमाई मतलब है जो शादी करता है, ठीक है, तो उसका जो शादी जहाँ होगी वो वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो घर जमाई हो जाएगा तो लड़के का घर छूट गया और लड़की के घर वही सेम रह गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मातृ सत्तात्मक बोलेंगे। फिर परिवार स्त्री सत्ता स्त्री या पत्नी पक्ष के किसी पुरुष के हाथ में होती है तथा संपत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्रियों को प्राप्त होता है। तो संपत्ति पर अधिकार होता है जो उसकी माता मुखिया थी उसकी पुत्री को प्राप्त होता है। ठीक है, उसके हस्बैंड को नहीं प्राप्त होगा। विशेष पद भी स्त्री की मृत्यु के बाद स्त्री के भाई के पुत्र को ही मिलेगा। कहने का मतलब विशेष पद भी, अगर विशेष पद है तो अगर विशेष पद के लिए उस पत्नी या माता एक्सपायर हो गई तो उसकी जो पद की विशेष की पद की जो गरिमा था उसको भाई को मिलेगी। ठीक है, पुत्र को नहीं मिलेगी। असम के खाली मालाबार के नायर आदि लोगों ने इस प्रकार के मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते। कहने का मतलब जो परिवार है वो असम के खाली मालाबार के नायर के आदि लोगों में देखने को मिलेगा। पितृ सत्तात्मक परिवार है, इसमें परिवार की सत्ता तथा बागडोर पिता के अथवा पुरुष के हाथ में होती है। पिता सत्तात्मक परिवार में वंश नाम पिता से चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दलजा फरात की सभ्यता में परिवार का पितृ सत्तात्मक रूप मिलता था। कहने मतलब है अगर पितृ सत्तात्मक परिवार है तो वहाँ पर जो परिवार का शासन होगा, परिवार का जो मुखिया होगा पिता होगा। ठीक है, पिता होगा या पुत्र भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो पत्नी थी तो यह पुत्र क्यों नहीं हो सकता है, तो पिता भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो वंश का नाम चलता है वो पिता के नाम से चलेगा। और इसके जो विशेषताएं कौन कौन सी देख रहे हैं कि वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है। विवाह के बाद स्त्री पति पत्नी के घर पर आती है और बच्चों का पालन पोषण भी पति के घर में होता है। कहने का मतलब इसमें जो शादी होगी पुरुष की तो उसकी पत्नी होगी पुरुष के घर आएगी। उसमें क्या था, उल्टा था, वहाँ पे घर जमाई बन के जा रहे थे। मातृ सत्तात्मक में घर जमाई बन के जो पुरुष था वो स्त्री के घर जाता था। लेकिन इसमें पितृ सत्तात्मक में क्या है, जो स्त्री होगी लड़की होगी वो लड़के के घर आएगी। जनरली आजकल यही देखने को मिल रहा है, घर जमाई जो केस होते हैं 1 या 2% देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा तो पिता के घर जो मम्मी आएंगी पिता के घर आएंगी। कहने मतलब है जो पुरुष होगा उसके घर वाइफ आएगी या उसकी पत्नी आएगी। पिता का परिवार का सर्वोच्च कर्ता होता है। कहने का मतलब जो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है उसमें सदस्य का जो सर्वोच्च स्थान होता है वो पिता का होता है। सामान्य संपत्ति का स्थान पिता के उसके पुत्रों को होता है। कहने का मतलब अगर इन केस आप अगर किसी के फादर एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, तो उनको जो पूरी संपत्ति का दायित्व है या उनके जो आधार है, जो संपत्ति का अधिकार है वो पुत्र को प्राप्त होगा। ठीक है, पुत्री को शायद नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं विवाह के प्रकार पर, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक विवाही प्रकार, बहुपत्नी विवाही प्रकार, बहुपति विवाह। मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एक विवाही परिवार क्या होता है, बहुविवाही परिवार क्या होता है, एंड बहुपति विवाह क्या होता है, एंड बहुपत्नी विवाह क्या होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं बता पाएंगे। उस वीडियो में हमने बहुत डीपली से अच्छे से फिगर डायग्राम दिखा के बताया है कि कौन से विवाह किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें दिखाया एक विवाह प्रकार क्या होता है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक विवाह प्रकार, इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष स्त्री विवाह करता है। इसमें दोनों पक्ष बिना तलाक के किसी में तो एक दूसरे विवाह नहीं कर सकते हैं। परिवार का यह स्वरूप आज संसार में सर्वाधिक प्रचलित है। ये आपको देखने में आज के ज़माने में भी आपको देखने में मिलेगा। एक विवाही परिवार, इसमें एक जो पति होगा एक जो लड़का होगा एक ही लड़की से शादी करेगा, एक पुरुष एक ही महिला से शादी करेगा। इन केस अगर तलाक नहीं होती है, अगर दोनों में से किसी की डेथ नहीं होती है तो वो दूसरी लड़की या लड़के से शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक तलाक नहीं होता या दोनों में से कोई एक्सपायर नहीं होता तक आप किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। तो वो इस प्रकार का जो विवाह बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक विवाही परिवार। फिर बहुपत्नी विवाही परिवार। ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं। इनमें एक समय में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। हमारे समाज में हिंदुओं में संवैधानिक रूप से ऐसे परिवार संगठन समाप्त किया हो चुका है। मुसलमानों में बहुपत्नी विवाहों में परिवार के वैधानिक रूप से आज भी प्रचलन है। कहने मतलब ऐसे पितृसत्तात्मक पितृवंशीय होते हैं
हैं, इनमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों से शादी करता है। कहने मतलब एक सिंगल पुरुष होगा वो कई सारी पत्नियों से विवाह करता है। लेकिन आजकल ज़माने में आप हिंदू में ये बहुत, हिंदू जो हमारा धर्म है, हिंदू लोग उसमें बहुत कम आपको देखने को रेयर केस में होगा कि आप एक पुरुष की 2-3 पत्नियां हैं। लेकिन मुस्लिम कास्ट में आप देखे होंगे, मुस्लिमों में आप देखे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं कि मुस्लिम में 1 से 2 या 3 शादी कर सकते हैं। लेकिन पुरुष में भी ऐसा नहीं, हिंदुओं में भी ऐसा है। लेकिन आप जो रेशियो देखेंगे मुस्लिम कास्ट में ज़्यादा होता है और हिंदू कास्ट में कम होता है। आप पुराने ज़माने में चले जाइए, राजा जो लोग थे वो हिंदू भी थे, तब भी वो मैक्सिमम 2, 3 या 4 या 5, 10 शादी कर लेते थे। ठीक, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई ये नहीं है कि हाँ हिंदू थे मुस्लिम थे, वहाँ पे राजा जो थे वो 2, 3, 4, 5 शादी भी कर लेते थे। तो उसे हम बहुपत्नी विवाह बोलते हैं या बहुपत्नी विवाही परिवार बोलेंगे। फिर है बहुपति विवाह। इसमें क्या है, बहुपति इस परिवार के परिवार में स्त्री एक समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है। कभी कभी ये पुरुष में भाई भी होते हैं। अत्यंत संघर्षपूर्ण तथा निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाह परिवार का जन्म होता है। इस परिवार अधिकतर मातृसत्तात्मक या मातृवंशी होते हैं। जो बहुपति विवाह होते हैं वो कहने का मतलब है वो जो मातृवंशी होते हैं, मातृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक नहीं होते हैं। अब देखो, आप ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको 100 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब अच्छे से आप पढ़े नहीं, अब वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कि एक पत्नी विवाह में क्या होता है, तब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। अगर हम बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से पढ़ लीजिए। आपको अगर हम बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं आपके दिमाग में 100% बैठे भी, तो आप ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको रोक के वीडियो में पढ़ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो हम इसमें आप देखेंगे बहुपति विवाह क्या होता है। इसमें जो एक लड़की होती है वो कई सारी लड़कों से शादी करती है। ठीक है, जो इसमें जो होता है वो माँ सत्तात्मक होता है, मातृवंशी होता है। ये क्या ऐसा होता है, जो शादी जो लड़के से करेगी वो लड़के भाई भाई भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो लड़के जो परिवार वाले गरीब होते हैं तो उनकी, और लड़की अमीर होती है तो वो कई लड़कों से शादी कर सकती है। ठीक है, वो उससे क्या बोलते हैं, बहुपति विवाह बोलते हैं। अगर एक शादी देखो, बहुपति मतलब बहुत ज़्यादा पति, बहुपत्नी मतलब बहुत ज़्यादा पत्नी, एक पति की बहुत ज़्यादा पत्नी, बहुपति मतलब एक लड़की की बहुत ज़्यादा पति। ठीक है, आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि बहुपति और बहुपत्नी में डिफरेंस बिटवीन द बहुपति एंड बहुपत्नी। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। अभी कहा निवास स्थान के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मातृ स्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात पति स्थायी रूप से आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के साथ या पत्नी के परिवार के साथ रहता है। इसे परिवार खासी, गारो तथा मालाबार के नहरों में प्रवेश पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, मातृ स्थानीय परिवार का मतलब ये है कि जो जिस लड़के से शादी हुई, लड़का घर जमाई बन के लड़के के घर जाएगा। ठीक है, उसे मातृ सत्तात्मक या मातृ स्थानीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे परिवार के हम बोलेंगे मातृ स्थानीय परिवार या मातृ सत्तात्मक परिवार बोलेंगे। इसमें जो लड़का होगा अपने ससुराल जाएगा, ठीक है, वहीं रहेगा घर जमाई बन के, तो उसे मातृ स्थानीय या मातृ सत्तात्मक परिवार बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पितृ स्थानीय परिवार। सामान्यतः विवाह के पश्चात पति पत्नी से या पति के परिवार में निवास करती है। हिंदुओं में अधिकतर। फिर इसमें क्या है, इसमें जो पितृ स्थानीय परिवार होगा या पितृ सत्तात्मक परिवार होगा, इसमें जो लड़की होगी ब्याह कर लड़के के घर आएगी। उसमें घर जमाई जाता था लड़का, इसमें क्या होगा, लड़की आएगी लड़के के घर शादी होके। तो ऐसे हम परिवार को क्या बोलेंगे, पितृ सत्तात्मक परिवार या पितृ स्थानीय परिवार बोलेंगे। फिर हमारा तीसरा क्या है, नव स्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात नव दंपति अपने अपने परिवार से पृथक अपना एक नया परिवार बसा लेते हैं। पश्चिमी देशों में नव स्थानीय परिवार कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लड़के की नई शादी हुई है तो जॉब कहीं बाहर कर रहा है तो अपने माता पिता से अलग हो जाता है और वहीं रहने लगता है, और वहीं रहने के अपना वो वहीं से मंजिल चलाता है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, नव स्थानीय परिवार। कहने मतलब नव माने नया स्थान, घर उसका पुराना था, रहता कहीं दूसरी जगह था। मान लो किसी के घर लखनऊ में है, ठीक है, और वो जॉब दिल्ली में कर रहा है, तो उसके माता पिता लखनऊ में रहेंगे और बस जाएगा जाके दिल्ली में। तो वहाँ पे जो घर जो था उसका नया पुराना स्थान था, और जो दिल्ली में जाकर बस गया वो नव स्थान हो गया। स्थान से स्पष्ट हो रहा है नव स्थानीय परिवार। ठीक है, तो लखनऊ उसका पुराना घर हो गया और दिल्ली उसका नया स्थान हो गया, तो वहाँ पर होगा नव स्थानीय परिवार। नेक्स्ट हम देखेंगे मातुल्य स्थानीय परिवार। इस परिवार में क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में विवाहित लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने मामा के घर में निवास करने लगता है। इस प्रकार के अपने माता पिता से दूर हो जाता है। मेल नेचर के कुछ जनजातीय परिवार का रूप प्रसिद्ध है। मातुल्य, माँ तुल्य मतलब माँ के समान तुल्य, मतलब माँ के समान तुल्य अर्थात मामा। इसमें एक जो लड़का लड़की होता है वो शादी करके अपने मामा के घर चला जाता है। तो ऐसे जो शादी के क्या होगा, परिवार को क्या बोलेंगे, मातुल्य स्थानीय परिवार। माँ तुल्य मतलब माँ के समान तुल्य अर्थात मामा,
ठीक है। तो मामा के स्थान पर मामा के घर चला जाएगा अपनी पत्नी के साथ शादी करके, तो उसे हम स्थान के बोलेंगे मातुल्य स्थानीय परिवार। क्या बोलेंगे? मातुल्य स्थानीय परिवार। नेक्स्ट हमारा है वंश या नामावली के आधार पर परिवार की विशेषताएं। ठीक है। वंश के आधार पर परिवार के दो प्रकार के होते हैं, मातृवंशीय परिवार, ये मैंने बहुत डीपली से पढ़ाया है। इसमें क्या होता है? मातृवंशीय परिवार में होता है इसके अंतर्गत वंश का नाम जो माता के नाम पर पड़ता है और उत्तराधिकारी माता के नाम से ही चलता है। संपत्ति पर अधिकार माता के पश्चात पुत्री का होता है। मातृ सत्तात्मक में जो कुल का वंश का जो मुखिया होता है समझ लीजिए वो माता होती है, और माता की इन द ऑप्शन ऑफ मदर जो उसकी पुत्री होगी वो अधिकार प्राप्त करती है। कहने का मतलब है पश्चात को जो माता का अधिकार होता है पुत्री को प्राप्त होता है। पितृवंशीय प्रकार में इस प्रकार के परिवार में पुरुषों की प्रधानता होती है। वंश का नाम पिता के नाम चलता है। उत्तराधिकार के नाम वंश परमाएं पिता के नाम चलती हैं। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। वहाँ पे क्या था? माता से पुत्री को था, यहाँ को पिता को पुत्र से होगा पितृसत्तात्मक में। यही डिफरेंस भी आप एक बार अच्छे से वीडियो समझ लेंगे आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक, जब भूलेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आप इतना समझ लिए एग्ज़ाम में कभी एग्ज़ाम अभी जो टाइम एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अभी काफ़ी टाइम में, समझ लीजिए 1 या 1.5 महीने, तब तक हम आपको सारे जो टॉपिक हम करवा देंगे। आप अच्छे से करेंगे इस टॉपिक के हम एमसीक्यू भी लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा नहीं है जब तक इसको पढ़ेंगे तभी नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू कर पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बार बार पढ़ने से छुट्टी मिल जाए। 10 बार पढ़ने के बजाय आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से रट जाएगा। तो ऐसा करिए, आप इसको लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट नोट में। हमने जो बताया है आप उतना ध्यान रखेंगे, सब कुछ अच्छे से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सदस्यों की संख्या और संज्ञा के आधार पर परिवार के प्रकार। सदस्यों की संख्या तथा परिवार की संज्ञा पर केंद्र में एकाकी परिवार। इस परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। परिवार के सदस्यों में पत्नी तथा उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। मॉर्डप के अनुसार उसकी परिवार विवाहित पुरुष तथा स्त्री उनके संतानों से बनता है। यद्यपि कुछ व्यक्तिगत स्वरूपों में इसके एक से अधिक व्यक्ति रह सकते हैं। अमेरिका तथा यूरोप में इस परिवार के परिवारों को अधिक महत्व। कहने मतलब है एकाकी परिवार वह होता है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे, मानी पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, वो परिवार को हम एकाकी परिवार बोलते हैं। और ये परिवार हमको कहाँ? अमेरिका तथा यूरोप में ज़्यादा, अमेरिका तथा यूरोप देशों में देखने को मिलता है कि वहाँ एकाकी परिवार के लोग होते हैं। एकाकी परिवार मतलब 4 चीज़ होंगे, माता पिता भाई बहन, माता पिता और उसके बच्चे। ठीक है, माता पिता और उसके बच्चे, अविवाहित बच्चे। शादी हो जाएगी तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा परिवार कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह जिसमें एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा एक रसोई में पक्का भोजन बनता है। समान संपत्ति के अधिकारी होते हैं, समान पूजा में भाग लेते हैं तथा परस्पर एक दूसरे से विशेष नातादायी संबंध रखते हैं। इस प्रकार के परिवार में अधिकतर सदस्य एक साथ रहते हैं। इस कारण परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। IP देसाई के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार के जिसमें एक इकाई परिवार के अधिक अपेक्षा अधिक पीढ़ियों 3 या उससे अधिक सदस्य सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे संपत्ति आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे IP देसाई सर थे, उन्होंने बताया था कि जो हमारे जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। इसमें भाई बहन माता पिता चाचा परदादा दादा सब शामिल होंगे। ऐसे जो परिवार होते हैं वो संयुक्त परिवार बोला जाता है। क्या होता है? संयुक्त परिवार बोला जाता है। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। किसके द्वारा? IP देसाई ने क्या बताया था कि जो परिवार होगा उसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ सम्मिलित होंगी। ठीक है, ऐसे परिवार को हम बोलेंगे संयुक्त परिवार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या? परिवार के कार्य देख लीजिए क्या बोला। परिवार के कार्य कौन कौन से हैं? परिवार सामाजिक में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य कारण है कि इनके द्वारा विविध प्रकार के कारणों का निष्पादन होता है। आगबर निमकाम के अनुसार परिवार महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए अवगत करना हो सके उसके क्या कार्य हैं और किस सीमा तक उन्हें पूर्ण। परिवार का मतलब यह होता है कि परिवार को कौन सा कार्य करना है और उसको कौन सा कार्य पूरा करना है। ठीक है, परिवार का मोटो होता है कि हमको ये चीज़, अगर मान लो परिवार को समृद्ध करना है, पैसा लाना, तो परिवार का मोटो रहता है कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हमारा पैसा घर में आए। ठीक है, तो हर चीज़ का मोटो होता है, हर चीज़ का परिवार का एक मोटो है कि हम घर में पैसा कैसे लाएं। ठीक है, तो अब पैसा नहीं कमाएंगे तो फैमिली चलेगी नहीं, जब फैमिली नहीं चलेगी तो फिर विघटन होगा। ठीक है, रीड के बोले हैं वंश की। लिखा है प्रमुख विद्वान ने एकाकी परिवार के कार्यों की विवेचना की है। क्या बोला? वंश वृद्धि बोला, समाजीकरण बोला है, यौन इच्छा के नियमन या संतुष्टि बोला, आर्थिक बोला। जो बीरस्ट्रीट थे इन्होंने क्या बोलता था कि जो समाज के लिए परिवार के कार्य, इन्होंने बताया था समाज के परिवार के लिए क्या होता है? प्राणियों का पुनरुत्पादन, यौन संबंधों पर नियंत्रण, भरण पोषण, सांस्कृतिक चरण एवं प्रायश्चित आरोपण। ये आप याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन ये देखने से चलता कि बीरस्ट्रीट के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बीरस्ट्रीट के अनुसार समाज के लिए परिवार के लिए आवश्यक है। तो उसमें 4 ऑप्शन गलत दिए होंगे, एक सही दिया होगा। ठीक है, तो आप ये 4-5 ऑप्शन याद कर लीजिए और
रट लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यक्ति के लिए परिवार के कार्य। इसमें क्या है, व्यक्ति के लिए परिवार के क्या, कि एक व्यक्ति है उसके लिए परिवार के क्या कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। जीवन स्तर का जीवन होना चाहिए, यौनिक अवसर होना चाहिए और सुरक्षा सहायता होनी चाहिए। सामाजिकरण होता, सामाजिक तादत जो हमारे तादात्म्य होना चाहिए, ठीक, सोशल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑगबर्न के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि स्नेह प्रेम संबंधी कार्य होना चाहिए, आर्थिक कार्य होना चाहिए, मनोरंजनात्मक कार्य होना चाहिए, रक्षा संबंधी कार्य और शिक्षा संबंधी कार्य होना चाहिए ऑगबर्न के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है डेविड के अनुसार, इन्होंने क्या बताया था, स्नातो संतानोत्पत्ति, आवश्यक बच्चों का भरण पोषण, स्थान निर्धारण तथा सामाजिकरण। इन्होंने भी 4 स्टेप बताए थे कि परिवार के क्या कार्य हो सकते हैं। फिर हमारे है लुंडबर्ग के अनुसार, इन्होंने क्या बताया था, यौन व्यवहार का नियमन एवं प्रचलन, बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिकरण, सहयोग एवं श्रम विभाजन, बुनियादी सामूहिक जीवन संतुष्टि। मेटा स्पेंसर ने क्या बताया था, यौन व्यवहार का प्रजनन प्रक्रिया के नियंत्रण, सामाजिकरण, सुरक्षा, स्नेह। हॉट ने क्या बताया था, यौन नियंत्रण प्रकार, प्रजनन प्रकार, समाजीकरण प्रकार, स्नेहात्मक प्रकार, सामाजिक पारिस्थितिक निर्धारण एवं संबंधी प्रकार, सुरक्षात्मक प्रकार, आर्थिक प्रकार। इन्होंने इतने प्रकार के परिवार के कार्य के बारे में बताया था। मैकावर एवं पेज ने क्या बताया था, अनिवार्य प्रकार, इसमें उदाहरण यौन संबंधों, स्थायित्व, स्थानोपत्ति और उसका पालन पोषण, एक घर का प्रावधान आदि है। गैर अनिवार्य कार्य क्या बताया उन्होंने, इसके उदाहरण शासकीय आकार, धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी एवं कार्यों, मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित 2 श्रेणी में की जाती है। कौन सी श्रेणी है, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। परिवार विवाह की संस्था के माध्यम से ही स्त्री पुरुष को पति पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार एक उनकी समाज, ये आप इतना जान लीजिए कि जो आप इसकी हेडिंग मत याद कर लिए, ये हेडिंग याद कर लिए, संतानोत्पत्ति, सुरक्षा, परंपरागत कार्य में क्या आता है, सामाजिक कार्य इसमें आते हैं, सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना, सामाजिकरण करना। फिर सामाजिक नियंत्रण कौन कौन से होते हैं, मनोरंजन हो गया, शैक्षणिक कार्य हो गया, आर्थिक कार्य हो गया, उत्पादक कार्य होगा, ये हमारे कार्य थे, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए कि ज़्यादा हेडिंग याद करिए कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग है, बस जनरली आप हेडिंग देख लीजिए, इतना ही कर ले जाएंगे अपना। फिर इसमें देखो धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक कार्य क्या होते हैं। एक परिवार के धार्मिक कार्य क्या होते हैं, पूजा पाठ करना। सांस्कृतिक कार्य होते हैं, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें कैसा पार्टिसिपेट करना, ये सामाजिक कार्य हो गए, ठीक है। राजनीतिक क्या रहेगा, कोई पॉलिटिशियन में जाना जा रहा है परिवार में, तो ये सब राजनीतिक कार्य हो गया। आप हेडिंग से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर देखना चाहें तो आप वीडियोज़ को पॉज करके देख सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया था कि संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। संयुक्त निवास होता है, संयुक्त रसोई होती है, संयुक्त संपत्ति होती है, मुखिया का शासन तथा परिवार का बड़ा आकार होता है। संयुक्त आकार में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पर एक फैमिली रह रही होगी, उसका एक जॉइंट किचन होगा, ठीक है, जिसमें सब लोग का खाना बन रहा होगा। संयुक्त संपत्ति होगी, संपत्ति का जो लेखा जोखा मुखिया के पास होगा और उसका सब लोग विवरण ले सकते हैं, ठीक है। और परिवार का आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा, जॉइंट फैमिली होगी, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था, कुछ देख पा रहे हैं, जो शॉर्ट वीडियो बना, हम इसके एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। जो हमारा पार्ट ये 3rd रहेगा, वो 4th रहेगा। अगर आप विवाह नहीं पार्ट देखे हैं तो आप 2nd पार्ट जो पढ़ा है 2693 पार्ट का थंबनेल बना है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप तभी विवाह के बारे में जान पाएंगे। तो ये कुछ था, आप धीरे धीरे हम देख रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो आप कुछ लोग कमेंट ये कर रहे थे कि यहाँ परसेंटाइल कितना तक पेट में, जो 2021 का पेट दिए थे उसमें कितने परसेंटाइल तक लिया जाएगा। तो हमने ये एनालिसिस किया था, जो UPNHM का वैकेंसी आई थी 9200 प्लस, उसमें जो जिसके 3 या 4 या 5 नंबर थे, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने भी एग्ज़ाम देने को पाया था, ठीक है। और मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स जिसके भी थे उसमें सब फॉर्म भरने के पाए थे, ठीक है, उसमें सबका एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसा मान के लिए जिसमें भी लड़कियों के फॉर्म बने हैं, इसमें मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस हैं नहीं कि ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन फिलहाल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पेट का 2021 वाला, मैक्सिमम सभी लोग एग्ज़ाम देने को पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से वेल प्रिपेयर हो रहिए और उस हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। अभी काफ़ी समय है, 1-1.5 महीने का, आप तो आराम से पढ़िएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो देखना है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।